भवतां सर्वेषां बहुस्वागतम वंदनम अभिनंदनम च। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। आसन स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि साधक स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक जब एक स्थिति विशेष में अपने शरीर को लेकर के जाता है उसी को आसन कहा जाता है। आसन एवं प्रकृति में क्या संबंध है? जब एक साधक आसन अभ्यास करता है एवं स्वयं को स्वस्थ रखता है एवं स्वस्थ रहने के कारण वह अनेक अप्राकृतिक संसाधनों से दूर रहता है। वह अनेक अप्राकृतिक संसाधन उससे हमारी प्रकृति रूपी माँ को दूषित नहीं करते हैं। उसी से प्रकृति जो है स्वभाव से ही साधक को भूरी भूरी आशीर्वाद देती है एवं स्वयं बिना कोई यत्न किए ही ये प्रकृति भी स्वच्छ रहती है। आसन किस प्रकार प्रकृति से जुड़े हैं? महर्षि गेरिंड कहते हैं, जिस प्रकार प्रकृति में 84 लाख जोनियाँ हैं उसी तरह 84 लाख आसन भी हैं। उन्हीं 84 लाख आसनों का संक्षिप्तीकरण करके महर्षि गेरिंड ने 32 आसनों का रूप दिया। ये आसन साधक को स्वस्थ रखते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक एवं आध्यात्मिक तौर पे भी साधक को स्वस्थ रखते हैं। आसन शब्द देववाणी संस्कृत की अस धातु से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बैठने की विशेष स्थिति। तेज बिंदु उपनिषद में वर्णित सर्वप्रथम आदि योगी भगवान महादेव को पद्मासन की स्थिति में बैठकर ध्यान करते हुए हमारे ऋषियों ने देखा तथा इस विधा को अपनाया। प्रत्येक आसन का प्रकृति के साथ सामंजस्य है, जैसे वृक्षासन, लतासन, पर्वतासन, अधोमुख वृक्षासन, चंद्रासन, ताड़ासन एवं पद्मासन। यौगिक आसन परंपरा में सूक्ष्म व्यायाम का विशेष महत्व है। आसन अभ्यास से पूर्व साधक को सूक्ष्म व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। लंबी रात्रि विश्राम के पश्चात जब एक साधक अपने शरीर को शिथिल कर चुका होता है, उसी ऊर्जा को जागृत करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। लंबी रात्रि विश्राम के पश्चात साधक की शरीर की संपूर्ण शक्ति उसके कुछ विशेष अंगों में चली जाती है, जैसे शरीर के अग्रभाग में, शरीर में व्याप्त तंतुओं में, रक्त संचार में एवं शरीर के श्वसन तंत्र में तथा शरीर के जोड़ों में भी वह शक्ति आकर के इकट्ठी हो जाती है। उसी शक्ति को संचालित करना, उसी शक्ति को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना, ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। इसीलिए आसन अभ्यास के पूर्व महर्षियों ने कहा कि साधक को यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करने ही हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब साधक एक निश्चित अंग का ध्यान कर रहा हो, अभ्यास कर रहा हो, उसका ध्यान, उसकी श्वास एवं चित्त की स्थिति उसी विशेष स्थान पर रहनी चाहिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम हम सीधे खड़े हो जाएंगे, हमारे हाथ शरीर के दोनों ओर लगे हुए हों। सर्वप्रथम हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक में साधक की आंखें बंद रहेंगी। श्वास को भरते हुए ग्रीवा को जितना ऊपर विस्तारित कर सकता है साधक को करना है। कुछ क्षण के लिए रुकना है, श्वास को रोक करके रखना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पुनः वापस आना है एवं अपनी चिबुक यानी कि ठोड़ी को छाती के साथ लगा करके रखना। हमारा ध्यान, हमारे चित्त की दशा हमारी ग्रीवा पर ही रहे, ये ध्यान रखना। पुनः इसी क्रिया को हम 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब कंधों की ओर आते हैं। साधक कंधों के अभ्यास के लिए अपने हाथों को आगे ले जाए, श्वास को भरते हुए और छोड़ते हुए दोनों बाजुओं को पीछे, इसी तरह की क्रिया को करता रहे। स्वस्थ साधक 10 से 15 बार, 15 से 20 बार क्षमता अनुसार इस अभ्यास को करे। उसके पश्चात कोहनियों के जोड़ों की तरफ, कोहनियों के जोड़ों में भी साधक का शक्ति प्रवाह रहता है।
अपने शरीर को सीधा रख के श्वास को पहले भर ले। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को, हाथों को कंधों के पास ले आकर के रोक ले। फिर श्वास भरते हुए नीचे। ध्यान हमारा कोहनियों पर ही रहे, ये ध्यान रखना। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए एकदम नीचे, स्वस्थ। ये हमारा कोहनी शक्तिवर्धक अभ्यास था। अब हमारी पूर्ण भुजा के लिए, पूर्ण भुजा के लिए साधक की भुजाएं एकदम सीधी, आंखें बंद। श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, जितनी ऊपर जा सकती हैं, कानों के पास लाने की कोशिश करना। श्वास को रोक करके रखना। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ध्यान हमारा पूरी बाजू की क्रिया पर रहेगा। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, स्वस्थ। ये भुजा शक्तिवर्धक या भुजबल्ली शक्तिवर्धक क्रिया थी। इसके पश्चात साधक दोनों हाथों को सीधा ले आए। कटी शक्ति विकासक, पांव कंधे के बराबर खुले हुए, श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। यहाँ से पहले साधक बाईं ओर घूमे, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। श्वास प्रश्वास सामान्य भी रख सकते हैं। इसी क्रिया को 10 से 15 बार करना, 15 से 20 बार करना, और ध्यान कटी प्रदेश में ही रहे। आंखें बंद रहें तो उत्तम होगा। स्वस्थ। कुंडलिनी शक्ति विकासक, कुंडलिनी का स्थान हमारे मूलाधार चक्र में रहता है, जहाँ मूलबंध लगता है। वहीं से अपनी दाहिनी टांग को हमने मोड़ करके नितंब पे लगाना, सीधा करना, बाईं को लगाना, सीधा करना। इसी अभ्यास को बार बार करना। इससे साधक के शरीर में व्याप्त आलस्य दूर होता है। ये सूक्ष्म व्यायाम 12 से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्वस्थ। जानु शक्तिवर्धक अभ्यास, इसके लिए दाईं टांग को फोल्ड करें, फिर झटके के साथ छोड़ दें। इसी को 5 से 10 बार, 10 से 20 बार अभ्यास करना। बदल करके दूसरे घुटने से भी करना। हमारे टखने की शक्ति के लिए दाहिनी टांग को आगे लाना, ऊपर और नीचे करना 5 से 10 बार, 10 से 20 बार। फिर घड़ीनुमा आकार से चलाना क्लॉकवाइज। ध्यान टखने पर ही रहे, आंखें बंद रहें तो उत्तम होगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि विपरीत दिशा में। फिर बदल करके करना, अपने बाएं पांव से घड़ीनुमा आकृति में घुमाना, फिर विपरीत अवस्था में। सूक्ष्म व्यायाम की अंतिम मुख्य क्रिया को करते हैं पाद शक्ति विकासक। हमारे पाँव की उंगलियों के लिए दोनों हाथ कमर पर लेकर के आएं। अब साधक को अपने संपूर्ण शरीर को केवल पाँव की उंगलियों पर उछालना है। ये क्रिया आप 15 से 20 बार, 20 से 25 बार या फिर अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। श्वास की गति सामान्य रहेगी। साधक को पाँव की उंगलियों पर अपने शरीर को लाना एवं उसे उछालना है। ये क्रिया भी 12 से 100 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्वस्थ। वैसे तो यौगिक सूक्ष्म व्यायामों की संख्या 48 है एवं प्रत्येक अंग का 3 से 4 अभ्यास को हमारे ऋषियों ने बताया है, लेकिन वर्तमान जीवन की व्यस्तता के कारण हम इतने लंबे अभ्यास को अगर ना कर सकें तो केवल इन मुख्य अंगों के अभ्यास को करके भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जो हम आसन करते हैं वो हठ योग के आसन करते हैं। हम हठ प्रतिपिका ग्रैंड संहिता से आसन लेते हैं। तो सबसे पहला आसन हम करेंगे पद्मासना। पद्मासन में आपने सबसे पहले दोनों टांगें सीधी करें, दाएं पैर को उठा के बाईं जंघा के ऊपर लेके आएं और बाएं पैर को उठा के दाईं जंघा के ऊपर, पीठ गर्दन सीधी रखें, दोनों आंखें बंद। ये आसन हम ध्यान के लिए करते हैं। इससे आपका जो रक्त संचार रहता है टांगों का
वो ऊपर की तरफ निकलता है और इससे आपके पेट के रोग दूर होते हैं, आपकी स्पाइन सीधी रहती है, आपका ध्यान इससे अच्छा लगता है, आपकी जो भावनाएं हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। और ये आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों को थोड़ी पैर में कोई भी विकृति हो, कभी कोई पैर की हड्डी टूटी हो, टांग की हड्डी टूटी हो, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है उन लोगों को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। इस आसन को आप आधे मिनट के लिए कर सकते हैं, 3 घंटे तक भी इस आसन को आप कर सकते हैं, जिससे आप इस आसन में आराम से बैठ सकें और इसका ध्यान लगा सकें आराम से। गोमुख आसन के बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें जब हमारे दोनों घुटने आपस में मिलते हैं तो वो गो के मुख के प्रकार स्थिति उसकी बनती है, तो उसे हम गोमुख आसन कहते हैं। इसके बाद इसका अभ्यास करते हुए दोनों टांगे सीधी करते हुए बाएं पैर को दाएं नितंब के पास ले जाएं। अब दाएं पैर को दूसरी साइड ले जाते हुए एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आएगा, पीठ गर्दन इसमें सीधी रखें। अब जो टांग ऊपर है वो हाथ ऊपर से कंधों से पीछे ले जाएं, दूसरा हाथ कमर के निचले हिस्से से पीछे ले जाते हुए पीठ गर्दन सीधे रखते हुए दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें। अब दोनों आंखें बंद करें, सांस की गति सामान्य, सारा ध्यान अपने शरीर के अंगों के ऊपर। अब जैसे हम इस आसन से गए थे वैसे ही वापस आएंगे। पहले दोनों हाथों को जोड़ते हुए, फिर ऊपर वाली टांग को सीधा करते हुए, फिर दूसरी टांग को भी सीधा करते हुए। अब इसी आसन को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। दाएं पैर को बाएं नितंब के पास ले जाएं और दूसरा पैर दूसरी साइड ले जाते हुए एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आते हुए, जो टांग ऊपर रहेगी वो हाथ ऊपर, दूसरा हाथ कमर से लेते हुए पीछे, पीठ गर्दन सीधी। सेम स्थिति, सेम फायदा मिलेगा आपको इस आसन करने से दोनों साइड से। और जब भी इसका अभ्यास करें दोनों तरफ से बारी बारी इसका अभ्यास ज़रूर करें। अब इसकी सावधानियां कि आप में अगर किसी को घुटनों में दर्द है वो इस आसन का अभ्यास ना करें। लाभ, ये बहुत ही उत्तम आसन है। आज की डेट में जैसे कई लोगों को शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। इससे आपका पाचन शक्ति ठीक होती है, आपकी कमर की दर्द ठीक होती है, आपके कंधों में लचीलापन आता है, आपके अगर बाजुओं में थोड़ा प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होती है। सर्वांगासन का अभ्यास करने से पहले सर्वांगासन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सर्व अंग, तो इसमें आपके पूरे अंग यानी कि सिर से लेके पैर तक के हर एक अंग प्रभावित होता है, इसलिए इसको सर्वांगासन कहा जाता है। ये आसन सर्वोत्तासन है। इस आसन को करने से हमारी जो रक्त संचार है वो पैरों का सिर की तरफ जाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक रहता है। ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी रहेगी बॉडी की वो इससे ठीक रहेगी। ऐसे जब भी हम चलते हैं तो हमारा जो रक्त संचार है ऊपर से नीचे की तरफ रहता है, लेकिन ये एक आसन है जो हमारे रक्त संचार को पैरों से लेके सिर की तरफ लेता हुआ जाता है। अब इस आसन का जब हम अभ्यास करेंगे तो दोनों टांगे की सीधी करते हुए धीरे से सीधे लेटेंगे, पीठ के बल लेटते हुए धीरे से इसमें आपके पैर जुड़े हुए, हाथ शरीर के साथ, हथेलियां शरीर के साथ ऊपर की तरफ, दोनों पैर आप पहले उठाएंगे, फिर अपने कमर को थोड़ा सहारा देते हुए दोनों हाथों से पैरों को थोड़ा पीछे ले जाते हुए, फिर धीरे धीरे अपनी पीठ कमर का दोनों हाथों को सहारा देते हुए टांगे सीधी करते हुए, आपकी गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई, पैर, पीठ और टांगे एक लाइन में सीधी रहेंगी। जब इस आसन में आप जाएंगे तो श्वास को सामान्य रखें, ऊपर थोड़ी देर रुके,
जितनी देर अपनी क्षमता अनुसार इसमें आप आसन में रुक सकते हैं, आधा मिनट, 1 मिनट। अगर शुरू में आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 5-6 सेकंड तक आप रुकें, इससे ज़्यादा ना रुकें, उससे आपको हानि हो सकती है। जैसे जैसे ही आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, इसका समय भी आप बढ़ाते जाएंगे, 2, 4, 5 मिनट तक इस आसन को ले जाएंगे, और जितनी देर तक इस आसन को आप करेंगे इतना ही लाभ आपको मिलेगा। अब इस आसन की सावधानियां पहले आपको बता दें। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो इस आसन को कभी भी ना करें। जिन लोगों को हृदय की परेशानी रहती है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिन लोगों का उच्च रक्तचाप रहता है वो भी इसका अभ्यास ना करें। अब इसके लाभ, जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि सारे अंग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस आसन को देखने से आपको लग रहा होगा कि आपका जितना भी रक्त संचार है वो पैरों से नीचे की तरफ जा रहा है और आपके सिर की तरफ जा रहा है। इससे आपके, जैसे कई लोगों को कहते हैं कि आज की डेट में लोगों को स्ट्रेस बहुत है, तो इससे आपका स्ट्रेस दूर होता है। आपके जब ब्रेन में ब्लड पहुंचता है तो उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। आपकी मानसिक जो भी रोग हैं वो इससे ठीक होते हैं। अब जैसे इस आसन में रुके थे, अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में रुकेंगे, फिर जैसे आप गए थे वैसे वापस जाएंगे, फिर थोड़े से पैर पीछे ले जाते हुए सिर की तरफ और धीरे धीरे वापस आएंगे। इस आसन को ध्यान रखिएगा, कभी भी एकदम झटके से वापस मत आइएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी को परेशानी हो सकती है। इस आसन को कोशिश करें जितनी धीरे हो सके वापस आएं। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, लेकिन भुजंगासन करने से पहले इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई ये वाले आसन आप करें तो सुबह खाली पेट ही इन आसनों का अभ्यास करें। कुछ खाके, अगर खाके आपको इस आसन करने हैं, अगर शाम के समय आपको ये आसन करना है तो कम से कम 2.5-3 घंटे का आपको इसमें गैप रखना है, तो तभी इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे। तो भुजंगासन, आप इसमें पेट के बल सीधे लेटेंगे, पेट के बल सीधे लेटते हुए आपके दोनों हाथ आपके कंधों के नीचे छाती के पास रखेंगे, पैर मिले हुए, आपकी ठुड्डी ज़मीन के साथ लगी हुई। इसमें आपने श्वास के साथ अपने मुख को थोड़ा ऊपर ले जाते हुए फिर अपनी छाती को और नाभि तक अपने पेट को ऊपर उठाते हुए ऊपर, यहाँ आप थोड़ी देर रुके, श्वास प्रश्वास आपकी यहाँ पे सामान्य रहेगी। आप इस आसन को आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक कर सकते हैं और फिर सांस को छोड़ते हुए फिर वापस नीचे, दोनों हाथ सामने, एक हाथ नीचे, उसके बाद दूसरा हाथ रखते हुए विश्राम की स्थिति, भुजंगासन की स्थिति। ये आसन जिन लोगों को हर्निया की शिकायत रहती है उनको नहीं करना। जिन लोगों को पेट की कोई ऑपरेशन हुआ है, कई स्त्रियों का सजेरियन रहता है, उनको कम से कम 6-7 महीने तक इसका अभ्यास नहीं करना है। इसके अलावा जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है, साइटिका की रहती है, जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। वज्रासन, जैसे अभी आप शब्द सुन रहे हैं वज्र क्या रहता है? एक पत्थर। तो जैसा आपका एक शरीर को पत्थर बनाना है, सुडेल बनाना है, उससे हम वज्रासन कह सकते हैं कि इससे शरीर में आपकी शक्ति आती है, आपकी बॉडी को आपकी स्ट्रेंथ मिलती है। आप इस आसन में अधिक देर बैठते हैं तो आपके कई रोग इससे दूर होते हैं। तो इसमें इसका अभ्यास करते हैं। आप दोनों टांगें सीधी करेंगे पहले, फिर दाईं टांग को मोड़ते हुए, फिर बाईं टांग को मोड़ते हुए दोनों टांगें मोड़ेंगे अच्छी तरह। दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए, दोनों एड़ियां खुली हुई, दोनों एड़ियों के बीच अपने नितंब रखते हुए, हाथ आपके घुटनों के ऊपर, पीठ गर्दन सीधे रहे, यह वज्रासन की स्थिति है। इस आसन को आप जितनी देर चाहे कर सकते हैं।
5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन जितनी देर कर सके आप कर सकते हैं। कई लोगों का क्या रहता है कि पद्मासन, सुखासन या स्वास्तिक आसन, इस प्रकार के आसन लगा नहीं सकते, तो वो ये आसन लगाएंगे तो इसमें भी वो अध्ययन कर सकते हैं। इस आसन की अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो इस आसन में आप काफ़ी देर बैठ सकते हैं। तो इस आसन की पहले मैं आपको सावधानियां बता दूं, जिसकी कभी टांग कोई फ्रैक्चर हुआ हो वो इसका अभ्यास ना करे। जिन लोगों को, जैसे बुज़ुर्ग लोग हमारे रहते हैं, उनको घुटनों की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। हाँ, जिसको साइटिका की पेन है वो भी कोशिश करें, इसका अभ्यास करें, लेकिन किसी शिक्षक की देखरेख में इसका अभ्यास करेंगे। अब इसके फ़ायदे की बात कर लें। हम कहते हैं कि जितने भी आसन करने हैं हमने कब करने हैं, सुबह करने हैं और शाम को करने हैं। लेकिन क्यों करने हैं कि हमारा पेट खाली रहता है उस समय। तो केवल मात्र जितने भी आसन हम करते हैं, जितने भी आसन हमारे ऋषि मुनियों ने रचे हैं हमारे लिए, सिर्फ और केवल एकमात्र वज्रासन ऐसा है जो खाना खाने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब भी इस आसन का अभ्यास आपने करना है, खाना खाने के बाद तुरंत करें, क्योंकि इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। तो वज्रासन में जब आप इस स्थिति को देख रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी टांगों से ऊपर की तरफ जाती है और सारी आपकी पेट के हिस्से पे आ जाती है, जिससे आपकी जठ अग्नि तीव्र होती है और इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, आपका खाना बड़ी जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन करना चाहिए। दूसरा फ़ायदा, कई लोगों को बैक की प्रॉब्लम रहती है। जब भी बैठते हैं तो आपकी जो रीढ़ रहती है वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो जब भी बैठना है आपने सीधा बैठना है। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जब इसमें आप बैठते हैं तो ये सीधी, ऑटोमेटिकली सीधी रहती है आपकी रीढ़। इससे आपकी जो सर्वाइकल, जहाँ आपकी रीढ़ की कोई प्रॉब्लम होनी होती है, वो इससे ठीक हो जाती है। जिन लोगों को कमर दर्द वगैरह की शिकायत रहती है उससे भी इनको लाभ मिलेगा। जैसे कमर दर्द में आप किसी चौपड़ी मार के नहीं बैठ सकते हैं, तो वज्रासन में बैठेंगे तो कमर दर्द में आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर जैसे आप इस आसन में बैठे होंगे, फिर धीरे से वैसे ही वापस आएंगे जैसे गए थे। पहले एक टांग को सीधा करते हुए, फिर दूसरी टांग को सीधा करते हुए। और जब भी इस आसन में आप इस आसन को छोड़ेंगे तो क्या रहता है कि आपके जो टांगों में ब्लड सर्कुलेशन रहती है वो बंद हो चुकी होती है। तो कई बार होता है कि आपकी टांगें सो जाती हैं, तो कई लोग एकदम से उठ जाते हैं इस आसन में, तो वो उनको गिरने का डर रहता है। तो आपने क्या करना है, पहले इसमें उठने से पहले आपने दोनों पैरों को अच्छी तरह से आगे पीछे हिला लेना है। आगे पीछे दाएं बाएं अच्छी तरह हिला लें पैरों को, और उसके बाद आप इस आसन को छोड़ सकते हैं। जब एक साधक शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह इस अपनी माँ प्रकृति को जान करके भी संरक्षण के लिए आगे आता है। तो ये प्रकृति और आसनों का अभ्यास एक दूसरे के पर्याय हैं। जब एक साधक अनेक आसनों का अभ्यास करके स्वयं को स्वस्थ रखता है तो वह दूसरों को भी स्वस्थ रखने की इच्छा को अपने अंदर बढ़ाता है। और जब दूसरों को भी स्वस्थ रखने की इच्छा को अपने अंदर जगाता है तो उसमें सबसे पहले माँ प्रकृति ही आती है।